हेलो एवरीवन। तो आज आप लोगों के लिए मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 में मेंस का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 10 अगस्त को, उसके मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं, उसमें एक क्वेश्चन स्टील का भी मैं लेकर आया हूं, उसका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन पूरा आप लोगों के लिए। तो पहले ये ऑफ़र देख सकते हैं आप लोग, अभी बहुत ही शानदार ऑफ़र चल रहा है। ऑफर है कि गेट 2026 का कोर्स आप लोग मात्र 7,999 में परचेस कर सकते हैं। 60% तक का आपको फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है और 6 मंथ तक का एक्सटेंशन भी यहाँ पर दिया जा रहा है। सो यू कैन अप्लाई माई कोड एंड बुक योर कोर्स। इसके अलावा JKSSB का कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर कंप्रेहेंसिव बैच है, उसके बाद में प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच भी अवेलेबल, टेस्ट सीरीज भी। तीन चीज़ें आपको मात्र 1,999 रुपीज़ में मिल रहा है। ब्रह्मास्त्र गेट 2026 के लिए लॉन्च हो चुका है। दिस इज द लास्ट लाइव बैच फॉर 2026 एस्पिरेंट्स। उसके बाद बैचेस तो आएगी, लेकिन वो 2027 के लिए लाइव बैच आएगी, 2026 के लिए ये ही लाइव लास्ट लाइव बैच है। कोड मेरा यहाँ पर लिख दिया मैंने, AZ11। आप लोग बुक कर सकते हैं। 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है नया बैच। ठीक है, सिमिलरली 2027 के लिए भी 20 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। BPSC सैनिटरी ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर हमने पोस्ट आने वाली है कुछ समय में, तो उसके लिए कोर्स निकाल दिया है। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ 5,999 में उपलब्ध है, ये इसमें आप ले सकते हैं कोर्स। ठीक है। तो अभी जनरल स्टडीज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया है, तो आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है। तो आप कोई सा भी कोर्स लेना चाहे, मैंने अपना कोड बता दिया है, ये कोड लगाकर आप ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था आपका 2025 मेंस का। क्वेश्चन था कि हमें यहाँ पर क्या करना है। हमारे पास में एक डिज़ाइन अ सुटेबल डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, यह हमको डिज़ाइन करना है इन अ स्टील ट्रस टू कैरी अ वर्किंग एक्शियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रट इज 2.12 मीटर। यूज अ गजट एंगल ऑफ 20 mm थिक। एज्यूम कॉलम बकलिंग क्लास सी। आपको बोल्ट की स्ट्रेंथ दे दी है, और मतलब कनेक्शन भी डिज़ाइन करना है। स्वाभाविक है, उन्होंने यदि बोल्ट की स्ट्रेंथ दी है तो कनेक्शन भी डिज़ाइन करना है। बोल्ट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी दे रखा है। रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द कोड बुक इज एनक्लोज्ड। तो उन्होंने क्या कर रखा था, जो जो चीज़ें इस डबल एंगल स्ट्रट को डिज़ाइन करने में काम में आने वाली है, वो सब का IS कोड का उन्होंने फोटो भी अटैच कर रखा है, पूरा दे रखा है टेबल वगैरह। जैसे बकलिंग क्लास सी दे रखी है ना, और बोल्ट डिज़ाइन करने के लिए उसके फॉर्मूले वगैरह सब दिए हुए हैं, तो वो पूरा पूरा उन्होंने दे रखा था पेपर में। आप लोगों ने पेपर दिया है तो आपको पता होगा, और जिन्होंने नहीं दिया है डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा IS कोड के कौन से क्लॉज से उन्होंने क्या क्या दे रखा था। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन उठाते हैं। सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले जब भी हमें स्ट्रट डिजाइन करना होता है, तो हम लोग डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंप्रेशन मेंबर। दिस इज अ कंप्रेशन मेंबर। स्ट्रट क्या है, कंप्रेशन मेंबर है। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं। कितना ले लिया मैंने, 0.5 FI ले लिया। जनरली 0.4 से 0.6 के बीच में हम लोग उठाते हैं। 0.4 से 0.6 के बीच में उठाते थे, यहाँ पर मैंने 0.5 ले लिया है। अब आपका जो FCD है, 0.5 इंटू FI आपका कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में FCD की वैल्यू आ गई है 125 न्यूटन पर mm²। कितना आ गया, 125 न्यूटन पर mm² आ गया। ठीक, यहाँ से हम इफेक्टिव सेक्शनल एरिया निकाल लें कि स्ट्रट को डिज़ाइन करने के लिए मिनिमम कितना एरिया हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर हमने इफेक्टिव एरिया निकाला। सो लोड डिवाइड बाय योर डिज़ाइन स्ट्रेंथ। तो यहाँ से mm² में एरिया मिलेगा। अच्छा, लोड हमें जो दिया है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, लोड 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 ये दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन। अब ये कैसा लोड है, वर्किंग लोड। इसको फैक्टर कर लेते हैं हम। तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया, लोड किलो न्यूटन में था, 1000 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में बदल लिया, और 1.5 से हमने लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय FCD अभी हमने 125 डिसाइड की है। तो मेरे पास में वैल्यू आ चुकी है 2400 mm²। इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मुझे यहाँ पर
रिक्वायर्ड है मेरे पूरे डबल एंगल स्ट्रट का। अब चूंकि डबल एंगल स्ट्रट है, तो क्या एक एंगल का एरिया निकाला जा सकता है कि एक एंगल कितने एरिया का डाला जाए? तो 1200 का आ जाएगा, स्वाभाविक है। हमें डबल एंगल डिसाइड करना है, तो एक एंगल हमारा एक एंगल हमारा 1200 का हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ सिंगल एंगल कितना आ जाएगा? 2400 mm स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2 कर दिया, 1200 mm स्क्वायर हमारे पास में निकल कर आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक सिंगल एंगल का। ठीक है, सिलेक्टिंग इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन ऑफ 80 बाय 8। अब उन्होंने, जैसे उन्होंने यहाँ पर लिख के दिया है ना, क्या लिख के दिया है कि रिलेवेंट पोर्शन ऑफ IS कोड बुक इज एनक्लोज। उन्होंने स्टील टेबल हमको अटैच कर दी थी। स्टील टेबल हमको जो एंगल सेक्शन की वो इक्वल लेग वाली अटैच कर दी थी। तो उसमें से मैंने 80 बाय 8 का एंगल सेक्शन उठा लिया। ठीक है, यही क्यों उठाया? क्योंकि इसका जो एक एंगल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा था वो 1221 mm स्क्वायर आ रहा था, जो कि मेरा ग्रेटर है 1200 mm स्क्वायर से। करेक्ट भाई, एक एंगल का इतना चाहिए था, आपने उससे ज्यादा डाल दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही वाला लो, आप दूसरे साइज का भी ले सकते थे। उन्होंने 90 बाय 90 के भी सब दे रखे थे, 6 8 10 12, 100 बाय 100 के भी डाल रखे थे, 110 बाय 110 के भी डाल रखे थे। तो उसमें से मैंने ये वाला एज ऑफ नाउ सिलेक्ट किया है। हो सकता है किसी दूसरे बच्चे ने कुछ और सिलेक्ट किया हो। बस हमें ये ध्यान रखना है कि 1200 से ज़्यादा कहीं हो। मैंने स्पेशली ये वाला इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मतलब मैच कर रही थी वैल्यू हमारी। दूसरे जो भी मैं देख रहा था वो 1350 mm स्क्वायर से ऊपर की वैल्यू दिख रही थी, तो फिर वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा मैंने, तो फिर मैंने इसको ही सिलेक्ट किया। आप सिर्फ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो फिर कई बच्चों ने ये वाला एरिया उठाया होगा, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90 बाय 8 का या 10 का या 100 बाय 6 का, ये वाला किसी ने उठाया होगा। तो उसका एरिया 1350 mm स्क्वायर से ज्यादा का ही आ रहा था, तो कई बार वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग इकोनॉमी भी सोच रहे हैं और सेफ्टी भी सोच रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला उठा लिया। अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज लिख दें फिर। इसकी पूरी प्रॉपर्टीज हम लोग उठा लेते हैं, स्टील टेबल से दे रखी थी उन्होंने उन्होंने बकायदा एग्जाम में आपके पेपर में प्रिंटेड गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो CX = CY = 22.7। SP6 की वैल्यू दी हुई थी उन्होंने, SP6 की। ठीक है, ये CG आ गई। IX = IY = 72.5 × 10⁴ mm की पावर 4 आ गया। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन RX और RY इक्वल आ गए 24.4 mm। ठीक है, अब ये डबल एंगल है, ये तो सिंगल एंगल की प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी मुझे डबल एंगल में भी देखना पड़ेगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ रहा है डबल एंगल में। क्या डायरेक्टली ऐड कर दूं क्या कि भाई दो एंगल है तो इसकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, जब एक्सिस दोनों की सेम जा रही हो तब मैं ऐसा कर सकता हूँ, अलग अलग जा रही हो तब मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे देखने को मिली कि डबल एंगल स्ट्रट आप डिजाइन तो कर रहे हो, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं है कि गजट प्लेट के सेम साइड है या गजट प्लेट के अपोजिट साइड है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा एज्यूम कर सकता है कि भैया सेम साइड ऑफ द गजट प्लेट एंगल सेक्शन अटैच किए गए हैं इस टाइप से, और कोई व्यक्ति अपोजिट साइड ऑफ द गजट प्लेट अटैच कर सकता है। अब
कोई अनुभव होगा या आपने पढ़ रखा होगा कि मैक्सिमम केसेस में इन जनरल जब अपोजिट साइड ऑफ द गजट प्लेट आप अपने एंगल प्लेस करते हैं डबल एंगल स्ट्रट डिजाइन करने में, तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटी देखने को मिलती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा मिलती है डबल अपोजिट साइड वाले में एज कम्पेयर टू सेम साइड वाले में। तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब आप अपोजिट साइड ऑफ द गजट प्लेट प्लेस करते हो तो ऐसी स्थिति में आपको जो बकलिंग देखने को मिलती है वो इन द प्लेन देखने को मिलती है, और जब सेम साइड करते हैं तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखने को मिलती है बकलिंग। अच्छी बात है। तो जब इन द सेम प्लेन बकलिंग हो रही हो तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा मिल सकती है। यही कारण है कि मैंने ये सोचते हुए यहाँ पर अपोजिट साइड ऑफ द गजट प्लेट एज्यूम किया है। यदि कोई बच्चा सेम साइड ऑफ द गजट प्लेट एज्यूम करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि आप सेम साइड लो या अपोजिट साइड लो, बट ज्यादा सुटेबल होता है अपोजिट साइड डालना, तो मैं यहाँ पर अपोजिट साइड ले लेता हूँ। लेट एंगल्स आर प्लेस्ड लेट एंगल्स आर प्लेस्ड अपोजिट साइड ऑफ द गजट प्लेट। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द गजट प्लेट। तो यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया जाए तो मान लीजिए ये आपका क्या आ गया, गजट प्लेट्स आ गई। गजट प्लेट की उन्होंने थिकनेस भी दे रखी है क्वेश्चन में। मान लीजिए गजट प्लेट आ गई, इस पर एंगल सेक्शन चिपका दो, ये लो, इसके ऊपर अपन एंगल सेक्शन चिपकाते हैं, इक्वल लेग के एंगल है, ये एक एंगल सेक्शन चिपकाया। ये दूसरा, दूसरा एंगल चिपकाया। ठीक है, अब ये आपका एक्सिस हो गया। ये आपका एक्सिस हो गया, मान लीजिए एक्स एक्स। एक बात समझ में आती है, दोनों एंगल की एक्सिस सेम जा रही है, ये एक्स जा रहा है, ये एक्स जा रहा है, दोनों की सेम एक्सिस जा रही है, मतलब यहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, एक्स डायरेक्शन वाली, लेकिन वाई डायरेक्शन वाली को नहीं कर सकते हैं। जरा वाई डायरेक्शन वाली बताओ कौन सी जा रही है वाई डायरेक्शन वाली। तो ये देखना, ये आपका वाई एक्सिस का सीजी, ये भी वाई एक्सिस का सीजी। तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर आपको पूरे होल सेक्शन का निकालना पड़ेगा। तो ये आपका सी वाई मिल गया आपको, ये भी आपको सी वाई यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो पूरे सेक्शन का यदि वाई निकालें तो वो यहाँ कहीं पर बन रहा है, मान लीजिए इस जगह पर। तो हमें पूरे सेक्शन का निकालना है भाई साहब। तो सबसे पहले तो पूरे सेक्शन का आप एरिया देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब भी मैं डैश लगाऊंगा इसका मतलब है कि मैं होल सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो होल सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल का एरिया। तो क्या सर फिर गजट प्लेट का एरिया नहीं ले रहे हैं? भाई गजट प्लेट तो एक जंक्शन पर डाली गई है ना, पूरे मेंबर में थोड़ी ना डाली गई है। ठीक है सर, अच्छी बात है। सो 2 इंटू एक मेंबर का एरिया कितना था, 1221 था, पीछे प्रॉपर्टी में लिखा हूँ ना मैं, एरिया 1221 mm²। तो यहाँ पर मेरे पास में एडेश निकल कर आ चुका है 2442 mm², 2442 mm² हमारे पास में एडेश आ गया। अब इसके बाद आई डैश एक्स कितना आ चुका है, 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स आ चुका है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा क्योंकि एक्सिस सेम है। ए डैश आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ ए आ चुका है। तो इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लें, आर डैश एक्स कितना हो जाएगा, आई डैश एक्स डिवाइड बाय ए डैश। तो आई डैश एक्स को क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स लिखोगे, ए डैश को क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ ए लिखोगे। 2 से 2 कट गया, बचा क्या, स्क्वायर रूट में आई एक्स बाई ए। तो भैया ये तो सिंगल एंगल का ही हो गया ना, 2 से 2 कट गया तो सिंगल एंगल का। तो सिंगल एंगल का रेडियस ऑफ गायरेशन आर एक्स। मतलब ये हुआ कि
आर डैश एक्स और आर एक्स दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, सेम निकल कर आ रहे हैं। क्या एक सिंगल एंगल का आर एक्स मुझे पता है, ये देखो कितना है, 24.4 है। चलो भैया, तो पूरे होल सेक्शन का भी 24.4 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आर डैश एक्स इज इक्वल टू आर एक्स इक्वल टू 24.4 आ चुका है। तो ये आ चुका है 24.4 ठीक है, 24.4 आ गया, खत्म। तो एक्स डायरेक्शन की बात खत्म। अब वाई डायरेक्शन की देखते हैं। वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, आई डैश वाई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई वाई प्लस ए एच स्क्वायर। तो आपका आई डैश वाई इज इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगी हमको, इस वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो यहां से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या एच बनेगा, बिल्कुल एच बनेगा। तो एच की वैल्यू कितनी दिखेगी आपको, सी वाई प्लस ये आधी डिस्टेंस दिखेगी, ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका थिकनेस ऑफ द गजट प्लेट, टीजी लिख देता हूँ उसको। तो सी वाई प्लस टी जी बाई टू, क्या ये एच की वैल्यू मिल गई मुझको, बेशक सर ये एच की वैल्यू है हमारे पास में। ये किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है, बहुत खूब। आगे चलते हैं। तो दो का क्यों मल्टीप्लाई, तो ये तो समझ में आ गया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। दो का क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दो एंगल है, पहले एंगल के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरे एंगल के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, आई भाई वगैरह सब प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है। तो आई भाई प्लस ए एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अभी मैंने देखा सी वाई प्लस टी जी बाई टू का होल स्क्वायर से हम निकाल देंगे भाई साहब। तो आई डैश वाई इज इक्वल टू, जरा देखो, क्या मेरे पास में आई भाई की वैल्यू है 72.5, क्या मेरे पास में सी भाई की वैल्यू है 22.7, जरा डाल दो फिर, डाल देते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ 72.5 इंटू 10 to the power 4 हो गया, एरिया 1221 था, सी भाई 22.7 आया प्लस, अब थिकनेस ऑफ गजट प्लेट, क्वेश्चन पढ़ा आपने पूरा, तो क्वेश्चन में दे रखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है यूज अ गजट प्लेट ऑफ 20 mm थिक। ठीक है, 20 mm थिकनेस की गजट प्लेट हमको यहाँ पर यूज करनी है। तो मैंने 20 mm का हाफ करना है, तो 20 डिवाइड बाई 2 का किया हाफ है ना, डिवाइड बाई 2 और इसका किया पावर 2। तो यहाँ पर मेरे पास में आई डैश वाई निकल कर आ गया, एंड इट इज कमिंग 406.12 इंटू 10 to the power 4 की पावर 4। ये आई डैश वाई की वैल्यू हमारे पास में कैलकुलेट होकर आ चुकी है। अब आई डैश वाई आ गया, हमें तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है ना भाई, मेरा ये एक इम्पोर्टेंट काम है, ये मुझे चाहिए था, मिल गया। दूसरा आर वाई का भी, आर डैश वाई भी निकालना है, तो वो निकाल देते हैं। तो आपका आर डैश वाई विल बी इक्वल टू आई डैश वाई डिवाइड बाय ए डैश। ठीक है, आई डैश वाई अभी हमने निकाल दिया 406.12 इंटू 10 to the power 4, ए डैश हमने यहाँ पर निकाल दिया 2442 आया था, दो एंगल का। तो यहाँ से मेरे पास में इसकी वैल्यू आ गई है 40.78 mm। तो आपने होल सेक्शन का रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट वाई भी यहाँ पर निकाल दिया 40.78 mm। चलो, तो आपके पास में एक्स के अबाउट भी है, वाई के अबाउट भी है, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमें लेना है। तो देखो, ये है मेरे पास में 24.4, ये है 40.78, तो आर मिनिमम उठा लिया जाए यहाँ से। सो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन वी विल टेक, so minimum of r dash x and r dash y, so r minimum is equal to minimum of
24.4 mm, कॉमा 40.78 mm, 24.4 और ये आ गया आपका 40.78. So we will get the R minimum as 24.4 mm. अब इस R minimum का क्या करने वाले हैं, हम सिलेंडरनेस रेशो निकालने में यूज करने वाले हैं. फिर उस सिलेंडरनेस रेशो से हम FCD कैलकुलेट कर लेंगे. बकलिंग क्लास दे रखा है हमें C. ठीक है, अच्छी बात है, नोट करते जाओ आप लोग साथ साथ में. तो यहाँ पर सिलेंडरनेस रेशो होता है इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन. इफेक्टिव लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है. क्या क्वेश्चन में दे रखी है इफेक्टिव लेंथ? अदरवाइज डबल एंगल स्ट्रट के लिए हम निकालते हैं, तो उन्होंने खुद ने दे रखी है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्ट्रट इज 12.12. हम क्या करते हैं, 0.85 से 1 के बीच में ले लेते थे, ऐसा करते थे. अभी ऐसा कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है. आपको डायरेक्टली दे रखा है 2.12 इफेक्टिव लेंथ, तो उसमें कोई छेड़खानी अब हम नहीं कर रहे हैं. 2.12 मीटर उठा ले रहे हैं. 2.12 मीटर हमने यहाँ से उठा डाला. जब उठा लिया तो डाल दो उधर. तो इफेक्टिव लेंथ हमने डाली 2.12 मीटर है. 1000 का मल्टीप्लाई किया, एमएम में कन्वर्ट कर दिया. आर मिनिमम अभी आप निकाले पीछे, कितना आया था, 24.4 आया था. यस, 24.4 आया था. अब आपने लेमड़ा यहाँ से कैलकुलेट कर दिया एंड इट इज कमिंग 86.88. सो वी हैव द सिलेंडरनेस रेशो दैट इज 86.88. ये जो सिलेंडरनेस रेशो है, यदि आपके पास में सिर्फ डेड लोड लाइव लोड लग रहा है, तो जो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशो है 350 कंप्रेशन मेंबर में, उससे छोटा है, उससे तो छोटा है. हैंस ओके, मतलब आपने जो मेंबर सिलेक्ट किया है वो बकलिंग में सेफ है. बोले तो सिलेंडरनेस का जो क्राइटेरिया है उसमें हम सेफ है. यदि इसकी जगह आप 180 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप उसमें भी सेफ. 180 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप सेफ. तो फ्रॉम द बकलिंग क्लास सी, फ्रॉम दी, अब हमको क्वेश्चन पेपर में टेबल नंबर 9 से दिया हुआ था, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रट निकालने का टेबल है, बकलिंग स्ट्रेंथ निकालने का. सो फ्रॉम द बकलिंग क्लास सी, यहाँ पर हमने वो टेबल ही बना दिया. उसमें से एक साइड हमने लेमड़ा लिख दिया, दूसरा साइड हमने एफसीडी लिख दिया. हमारा जो वैल्यू आ रहा है 86.88, वो इन दो वैल्यूज के बीच में फंस रहा है, 80 और 90 के बीच में. ये 80 पर एफसीडी की वैल्यू है 136 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और 90 पर ये वैल्यू है 121. फॉर फॉर एफ वाई इक्वल टू 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर के लिए, है ना. फॉर एफ वाई इक्वल टू 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर के लिए, क्योंकि हमको वही दे रखा है ग्रेड. हमारी जो हम जो जिस वैल्यू में इंटरेस्टेड है वो क्या वैल्यू है, हमारी वैल्यू है 86.88, जो कि इन दोनों के बीच में फंस रही है. तो हमारा एफसीडी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर. हमारा एफसीडी हम लोग यहाँ पर निकाल डालेंगे. चलिए, अच्छी बात है जी. तो करो इंटरपोलेट. तो 90 माइनस 80 डिवाइड बाय 121 माइनस 136 इक्वल टू 90 माइनस 86.88 डिवाइड में 121 माइनस एफसीडी. तो यहाँ से आपके पास में एफसीडी की वैल्यू आ गई 125.68 न्यूटन पर एम स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एफसीडी. तो डिजाइन कैपेसिटी, डिजाइन कैपेसिटी पीडी यहाँ पर कितनी आ गई आपकी, एफसीडी इंटू ए डैश. इफेक्टिव एरिया ले लिया, कंप्रेशन मेंबर है, इफेक्टिव एरिया ग्रॉस एरिया ही होगा. कंप्रेशन मेंबर है, इफेक्टिव एरिया विल बी द ग्रॉस एरिया ओनली.
तो 125.68 वैल्यू आई है मेरी, 125.68 की वैल्यू आई है हमारे पास में। तो यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दें। सो 125.68 इंटू एडेश, दो एंगल का एरिया 2442 पर आया था, वैल्यू है न्यूटन में, 10⁻³ कर दिया, किलो न्यूटन में मेरे पास में वैल्यू आ गई है, कैपेसिटी आ गई है 306.91 किलो न्यूटन। क्या मतलब हुआ कि आपका डबल एंगल स्टड जो आपने सिलेक्ट किया है 80/80/8 का, वो 306 किलो न्यूटन का लोड ले सकता है, और अप्लाइड लोड कितना है 300 किलो न्यूटन। तो कितना सही सेक्शन अपने डिजाइन किया है। सो पीयू है फैक्टर्ड लोड 300 किलो न्यूटन, जो कि कम है हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ पीडी ऑफ 306.91 किलो न्यूटन से। तो बियरिंग अपने सॉरी बकलिंग स्ट्रेंथ भी चेक हो गई, लोड लेने की क्षमता चेक हो गई, आपका सिलेंडरनेस चेक हो गया, बस खत्म कहानी। अब इसका कनेक्शन डिजाइन कर देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हेंस यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेफ। देयरफॉर हम यहाँ पर क्या आ गए, सेफ आ गए। अब जरा इसका कनेक्शन डिजाइन किया जाए जी, डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन करो, डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा अलग से नहीं लिखा है कि बोल्टेड कनेक्शन डिजाइन करो, उन्होंने बोल्ट की ग्रेड दे दी और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दे दिया, तो फिर तो डिजाइन करना पड़ेगा, मजबूरी बन गया डिजाइन करना। डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन, डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज्यूमिंग एज्यूमिंग डायमीटर ऑफ बोल्ट क्या ले लूँ, 20 mm का ले लूँ, एज्यूमिंग डायमीटर ऑफ बोल्ट 20 mm। तो ये हमारा नॉमिनल डायमीटर आ गया, M20 ले लिया होगा हमने, तो 20 mm बोल्ट का डायमीटर आ गया। होल कितने का हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्लियरेंस 2 mm का डालेंगे तो डायमीटर ऑफ होल 22 mm का हो गया। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले बोल्ट की डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ निकाल दें, बोल्ट की डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ। तो डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ या शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, तो हमने फॉर्मूला लगाया, VDSB इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय √3 गामा MB NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कोड का ये पूरा पूरा इस वाले पेज का फोटो खींच के भेज दिया था, मतलब पेपर में दिया हुआ था कि भैया ये फॉर्मूला लगाकर निकालना है। ठीक है, तो वैल्यूज डालते हैं। कोई लार्ज ग्रिप नहीं बन रहा है, कोई पैकिंग प्लेट नहीं है, सब चेक कर लिया मैंने ना, कोई लॉन्ग जॉइंट बनेगा। तो यहाँ पर हम FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्वेश्चन में 400 दिया हुआ है बाय √3, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 दिया है बोल्ट के लिए। अब यहाँ पर देखो ये बीच में क्या है, गजट प्लेट, फिर आपका एक एंगल सेक्शन चिपका हुआ है, एक एंगल सेक्शन चिपका हुआ है, फिर इधर दूसरा साइड दूसरा एंगल सेक्शन चिपका है। ये क्या लेफ्ट जॉइंट है, ये लेफ्ट जॉइंट है, हाँ सर ये है तो लेफ्ट जॉइंट। अब यदि ये लेफ्ट जॉइंट है तो ये डबल शेयर लेफ्ट जॉइंट है, दो शेयर प्लेन दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहा है एक यहाँ दिख रहा है, तो डबल शेयर लेफ्ट जॉइंट इसको ले सकते हैं अपन, दो शेयर प्लेन ले सकते हैं इसमें हम। सो 1 × 0.78 इंटू π/4 20 स्क्वायर प्लस 1 × π/4 20 स्क्वायर इंटू 10⁻³ कर दिया। तो VDSB मेरे पास में यहाँ पर आ चुका है 103.314 किलो न्यूटन।
ये हो गया। फिर डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ निकल कर आ गई। डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें। डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यदि मुझे यहाँ पर निकालना है, कैसे निकालूं? VDPB is equal to 2.5 times of KB into D into T into FU डिवाइड बाय गामा MB। तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई? 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट आ गई। तो 1.5 टाइम्स ऑफ आपका 22 mm। भाई केबी निकालने के लिए तो चाहिए रहेगा ना हमको, केबी निकालने के लिए चाहिए रहेगा। तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी है 33 mm। मिनिमम पिच भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या क्राइटेरिया है? 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर। सो 2.5 टाइम्स ऑफ 20 mm 50 mm आ गया। क्या आ गया? 50 mm आ गया। तो ये ई मिनिमम भी आ गया, पी मिनिमम भी आ गया। अच्छी बात है। तो हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं, एज्यूमिंग ई की वैल्यू 35 mm कर देते हैं राउंड ऑफ करके, पिच को 50 mm ही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम नो इशू। तो के भी निकाल लिया जाए। के भी हो जाएगा मिनिमम ऑफ ई डिवाइड बाय 3D0 पिच डिवाइड बाय 3D0 माइनस 0.25 FU बी डिवाइड बाय FU एंड 1। इन चारों वैल्यूज में से जो मिनिमम होगा वो निकालना होगा। सो मिनिमम ऑफ 35 डिवाइड बाय 3 इंटू 22, 50 डिवाइड बाय 3 इंटू 22 माइनस 0.25, 400 डिवाइड बाय 410। तो हमारे पास में केवी की जो वैल्यू है मिनिमम 0.53, 0.507, 0.97 एंड 1। केबी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 0.507, 0.507 आ गई केबी की वैल्यू। अब जरा केबी की वैल्यू उठाते हैं, यहाँ पर डालते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करते हैं। आइए, तो हमने बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैलकुलेट किया। तो VDPB, अच्छा अभी थिकनेस भी निकालना है। तो वो 8 mm इधर वाले एंगल का थिकनेस, 8 mm इधर वाले एंगल का थिकनेस, तो 16 mm हो गया। तो वो ले लेते हैं 16 mm, या फिर 20 mm का आपका गजट पेड, दोनों में से जो मिनिमम होगा वो उठाना पड़ेगा। तो 16 mm उठा लेते हैं हम लोग। तो VDPB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.5 टाइम्स ऑफ KB इंटू D, 20 mm का बोल्ट है, इंटू T 16 mm। 16 mm कहाँ से आया? 8 mm के दो एंगल थे उससे आया। और ये प्लेट की स्ट्रेंथ 410 डिवाइड बाय पार्शियल सेफ्टी 1.25 की, न्यूटन में आता है, किलो न्यूटन में बदल दिया उसको, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ चुकी है बेयरिंग स्ट्रेंथ 133.04 किलो न्यूटन। कितने आ गए? 133.04 किलो न्यूटन। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या बोल्ट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वो मिल गया हमको, VDB। दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर बनेगा। सो मिनिमम ऑफ VDSB इन VDPB। तो यहाँ पर मिनिमम ऑफ VDSB कितना है मेरे पास में? 103 आया था, 103.314, 103.314। तो 103.314
और 133.04। तो वोल्ट वैल्यू बन चुकी हमारी 103.314 किलो न्यूटन। ये हमारी आ गई वीडीबी की वैल्यू, वोल्ट वैल्यू। नंबर ऑफ वोल्ट्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ वोल्ट्स रिक्वायर्ड, आपका फैक्टर्ड लोड डिवाइड में वोल्ट वैल्यू। तो नंबर ऑफ वोल्ट्स, कितना फैक्टर्ड लोड है आपके पास में, 300 किलो न्यूटन का है। ये 200 किलो न्यूटन तो दिया हुआ था, 1.5 का फैक्टर कर दिया। 200 किलो न्यूटन वर्किंग लोड था ना, तो फैक्टर कितना हो गया, 300 किलो न्यूटन। वीडीबी कितनी है अपने पास में, 103.314 किलो न्यूटन। नंबर ऑफ वोल्ट आ गया 2.9 समथिंग। सो विल प्रोवाइड दी 3 वोल्ट्स। सो एन इक्वल टू 3 ले लिया हमने। एन इक्वल टू कितना उठा लिया, 3 उठा लिया। सो प्रोवाइडिंग 3 वोल्ट्स ऑफ M20 एट द रेट, पिच कितनी डाली थी अपन ने, 50 mm सेंटर टू सेंटर पिच। तो M20 बोल्ट 3 इन नंबर्स एट द रेट 50 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे आप प्रोवाइड कर दो। इसका फाइनल स्केच बना देते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो ये आपका गजर प्लेट बना दिया मैंने। उसके बाद ये हमने ये हमने एंगल सेक्शन बना दिया। ये हमने एंगल सेक्शन बना दिया, ठीक है। तो कौन सा एंगल सिलेक्ट करें वो लिख दूं। ये आपका ISA 80/8। ये भी आपका ISA 80/8। ये आपकी गजट ये आपकी गजट प्लेट जिसकी थिकनेस, ये क्वेश्चन में गिवन थी, हमने डिसाइड नहीं करी ना, 20 mm। ये हमने यहाँ पर डाल दिया आपका बोल्ट। कितनी एज डिस्टेंस पर डाला, 35 mm हमने डिसाइड किया था। तो विद द एज डिस्टेंस ऑफ 35 mm 35 mm की एज डिस्टेंस पर हमने डाल दिया। तो ये क्या है आपके 4.6 M20 वोल्ट्स एट द रेट, ये 3 को ऐसा लिख दो, 4.6 M20 वोल्ट है एट द रेट 50 mm सेंटर टू सेंटर पिच पर हम इसको डाल दें। तो ये आपका स्केच रेडी है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी समय रहते मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिलीज करूंगा धीरे धीरे। तो अभी एज ऑफ नाउ मैंने एक क्वेश्चन रिलीज कर दिया है, इसका PDF यदि आपको चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो सकता है एक लिंक आपको दिख जाए, उस पर क्लिक करना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।